फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नौ और वायु परिवहन। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा तो उसमें पूरा हम कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपको ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको ये बहुत मेहनत से कराई गई है। पूरी जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया है। और आप चैनल को शेयर ज़रूर करना, आप जिस भी अपने भाई बहन को या फिर किसी भी दोस्त को करना चाहते हैं तो ज़रूर करना। ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी चैप्टर में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, हम आप उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो हम शुरू करते हैं इंडियन पोर्ट्स से। बंदरगाह। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोर्ट्स जो होती हैं उसकी ऑनरशिप किसके हाथों में होती है। तो ये पोर्ट्स की ऑनरशिप जो होती है ये दो तरह से होती है। एक तो गवर्नमेंट चलाती है, दूसरा प्राइवेट भी होते हैं ये कुछ। तो सार्वजनिक बंदरगाह होते हैं, कुछ निजी बंदरगाह भी होते हैं। पोर्ट्स जो होते हैं वो दो तरह के देखे गए हैं, एक मेजर पोर्ट होते हैं, दूसरे माइनर पोर्ट्स होते हैं। और जो वाटर का जो मैनेजमेंट है वो ख़ासतौर से करंट लिस्ट में आता है, यानी कि समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वे सभी मुद्दे आते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिसके विषय में कानून बना सकती है। तो बंदरगाह की बात करें, पोर्ट्स की बात करें तो ये भी समवर्ती सूची में आता है, जिसमें संघ और राज्य दोनों का शासन चलता है। तो पोर्ट के लिए इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 में आया था, जिसके तहत यूनियन और स्टेट दोनों पोर्ट्स को संभालती है। जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो यूनियन यानी कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, और केंद्र सरकार के बिहाफ पर इंडियन की जो शिपिंग मिनिस्ट्री होती है वो इसका संचालन करती है मेजर पोर्ट्स का। और स्टेट में जो पोर्ट्स हैं, स्टेट जो है, राज्य जो होती है वो माइनर पोर्ट्स का संचालन एसपीवी के माध्यम से करती है। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के माध्यम से माइनर पोर्ट्स का संचालन करती है। अब भारत में बात की जाए तो भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह मेजर हैं, यानी कि मेजर जो पोर्ट्स हैं, प्रमुख बंदरगाह वो 13 हैं भारत में। और 200 जो बंदरगाह हैं वो नोटिफाइड हैं और माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। यानी कि 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, मेजर जो बंदरगाह हैं वो 13 हैं, और 200 जो हैं वो माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। पोर्ट जो है वो समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मात्रा के हिसाब से, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 95% जो वॉल्यूम है वो मेजर पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। यानी कि मेजर पोर्ट्स द्वारा नहीं, ये जो टोटल जो जितना भी वॉल्यूम है मात्रा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ द इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है उसका टोटल वॉल्यूम, यहाँ वैल्यू नहीं है वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम का 95% अगर देखा जाए, और अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 70%। यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से तो 90% और वैल्यू के हिसाब से 70%। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य का 70% जो होता है वो समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। यानी कि टोटल जितना भी परिवहन होता है सामानों का, ये जो भी परिवहन होता है यानी कि आयात और निर्यात, तो उसका अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 95% मात्रा। और अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, वैल्यू मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी टोटल जो भी मौद्रिक वैल्यू है, मौद्रिक उसकी जो भी राशि है उसके हिसाब से देखा जाए तो 70% जो होता है परिवहन समुद्र के माध्यम से किया जाता है। भारत के सभी बंदरगाह भारत के 9 तटीय राज्यों में स्थित हैं। 9 तटीय राज्य आपको पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इन सभी में पोर्ट स्थित हैं। अभी हमने देख भी लिया इनका पोर्ट्स जो हैं बंदरगाह, इनका रेगुलेशन कौन करता है। तो भारत में समुद्री परिवहन यानी कि मैराइन ट्रांसपोर्ट राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शिपिंग मिनिस्ट्री मैनेजेस द मेजर पोर्ट्स, इंटरमीडिएट एंड माइनर पोर्ट्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो शिपिंग मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, वो तो मेजर पोर्ट्स का संचालन करती है, जबकि जो माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं इनका संचालन स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा किया जाता है। भारतीय बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत विनियमित किया जाता है। यानी कि भारतीय बंदरगाह अधिनियम आपको याद रखना है, जो इंडियन पोर्ट एक्ट भारतीय बंदरगाह अधिनियम है जो 1908, तो उसी के तहत विनियमित किया जाता है भारतीय बंदरगाहों को। यह अधिनियम बंदरगाहों पर केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है।
शिपिंग की सुरक्षा, बंदरगाह सुविधाओं के संरक्षण के लिए सामान्य नियमों को लागू करता है। अब अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है माइनर और मेजर पोर्ट्स में? तो समुद्री परिवहन संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि समवर्ती सूची जो समुद्री परिवहन है वो संविधान की समवर्ती सूची में आता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार इसे केंद्र राज्य दोनों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार में देखा जाए तो शिपिंग मिनिस्ट्री और मेजर पोर्ट्स का संचालन करती है, और माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं तो उसका संचालन रिलीवेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ करती हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो भारत में जो है तो वो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, यानी कि प्रमुख बंदरगाह जो भारत में है वो 13 हैं, जिसमें से 6 तो पूर्वी तट पर हैं और 6 पश्चिमी तट पर हैं। तो भारत के 12 बंदरगाहों की कुल संयुक्त अगर क्षमता देखी जाए तो 1065 मिलियन मीट्रिक टन MMT, यानी कि भारत के जो टोटल मेजर 13 पोर्ट्स हैं उनमें से 6 तो पूर्वी तट पर हैं और 6 पश्चिमी तट पर हैं। तो इस तरह 12 जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसकी अगर टोटल क्षमता की बात की जाए तो वो 1065 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन इसकी क्षमता है, जबकि गैर प्रमुख बंदरगाहों की अगर टोटल क्षमता बात की जाए तो वो 700 मिलियन मैट्रिक टन है। अब हम पोर्ट्स की लोकेशन देख रहे हैं, जैसे भारत का मैप है, यहाँ कांडला है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, फिर मुंबई पड़ता है, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पड़ता है, ये दोनों महाराष्ट्र में है। उसके बाद मारमागाँव गोवा पड़ता है, मारमागाँव ये गोवा में है। न्यू मंगलौर फिर पड़ता है, ये कर्नाटक में है। फिर उसके बाद ये कोचीन जो है वो केरल में है। तो भारत के जो यहाँ हम कह सकते हैं ये पश्चिमी तट है। तो भारत के जो पश्चिमी तट के ये जो प्रमुख बंदरगाह हमने देखे, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मारमागाँव, न्यू मंगलौर, कोचीन, तो ये सभी मोस्टली कैसे हैं, नेचुरल पोर्ट्स हैं, यानी कि ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और इसका जो स्लोप है वो एब्रप्ट है। इस पे आएंगे अभी हम पहले हम पूर्वी तट के बंदरगाह देख लेते हैं। पूर्वी तट के यहाँ तूतीकोरिन है सबसे नीचे, तमिलनाडु में है। फिर तमिलनाडु में ही चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई के ऊपर फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। फिर इसके ऊपर पारादीप है, ये उड़ीसा में है। इसके ऊपर हल्दिया है, फिर कोलकाता है। तो कोलकाता और हल्दिया ये दोनों वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। तो यहाँ के जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं ये मोस्टली मैन मेड हैं, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह हैं। अब स्लोप की बात करें तो यहाँ जो स्लोप है इनका स्लोप ग्रेजुअल है। स्लोप मतलब ढलान। तो ये जो बंदरगाह हैं तो आपने देखा होगा जो इंडिया है वो पश्चिमी तट पर उठा हुआ है और पूर्वी तट पर इस तरह झुका हुआ है। तो अगर यहाँ ये पूर्वी तट के जो बंदरगाह देखा जाए तो पूर्वी तट के बंदरगाह का जो स्लोप है वो ग्रेजुअल है, मतलब उसका स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, एकदम खड़ा स्लोप ये होता है। यहाँ अगर बैठोगे तो एकदम से स्टीप गिरोगे, और यहाँ ये जो है स्लोप है ये ग्रेजुअल है, ये धीरे धीरे है। तो इसका जो स्लोप है यहाँ के जो बंदरगाह हैं पूर्वी तट के, तो इनका स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ग्रेजुअल है, स्लोप कुछ इस तरह का है। लेकिन अगर ये पश्चिमी तट के बंदरगाह की बात की जाए तो इसका जो स्लोप है वो एब्रप्ट है, स्टीप स्लोप है, ढलान बहुत ज़्यादा है। तो ढलान इस तरह है, इस तरह है, मतलब यहाँ बैठोगे तो एकदम फिसल जाओगे, तो ढलान ज़्यादा है। अब पोर्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरे मानव निर्मित। तो ये पोर्ट्स हमने देखे, कांडला गुजरात में है, मुंबई, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये दोनों महाराष्ट्र में है, मारमागाँव गोवा में है, न्यू मंगलौर कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है। ये तो पश्चिमी तट के हैं। फिर पूर्वी तट के तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में है। उसके बाद हल्दिया और कोलकाता ये दोनों वेस्ट बंगाल में हैं। अब एक एक करके पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। कांडला पोर्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये गुजरात का मैप दिखाया गया है यहाँ। तो गुजरात में ये कच्छ का रण है और नीचे काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ पेनिनसुला जिसे कह रहे हैं। और कच्छ के रण के बाहर ये जो यहाँ पानी पाया जाता है इसको गल्फ़ ऑफ कच्छ कह रहे हैं। और काठियावाड़ प्रायद्वीप के नीचे यहाँ जो पानी पाया जा रहा है इसको खंबात की खाड़ी कह रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कच्छ की खाड़ी में, यानी कि गल्फ़ ऑफ कच्छ में, यहाँ जो गल्फ़ ऑफ कच्छ है तो इसके ये पूर्वी तट पर ये जो बंदरगाह है ये कांडला बंदरगाह है। तो इसकी लोकेशन हमने बता दी, ईस्टर्न साइड ऑफ गल्फ़ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के ये पूर्वी साइड पर स्थित है ये कांडला जो बंदरगाह है, ये कांडला पतन। ये टाइडल पोर्ट है, यानी कि ज्वारीय बंदरगाह है। टाइडल पोर्ट जहाँ ज्वार भाटा आते हैं तो वो टाइडल पोर्ट होता है। तो ज्वार भाटा से क्या होता है कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ज्वार भाटे के माध्यम से। फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस, ये ट्रांसपोर्ट के पर्पस के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।
ज्वार भाटे जो आते हैं उससे टाइडल ऊर्जा आती है, तो ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये एशिया का पहला ईपीजेड है। कांडला जो है वो पूरे एशिया का पहला ईपीजेड है। ईपीजेड मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। तो ईपीजेड पहले कहा जाता था, आज इसको एसईजेड कहा जाता है। एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कांडला जो पत्तन है या कांडला जो बंदरगाह है उसको एसईजेड का दर्जा दिया गया है। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऐसे जोन होते हैं ये जहाँ से सरकार एक्सपोर्ट करवाती है ताकि फॉरेन करेंसी प्राप्त हो सके और इंपोर्ट पेमेंट लायबिलिटी सेट कर सके। यानी कि इंपोर्ट अगर हम कोई चीज़ मंगाएंगे बाहर से तो हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डॉलर कैसे मिलेगा? अगर हम कोई चीज़ बाहर भेजेंगे तभी तो हमें डॉलर मिलेगा। हम अपनी चीज़ को निर्यात करेंगे तो कोई चीज़ हमारी बाहर जाएगी तो हमें डॉलर मिलेंगे। तो इस तरह हम अपनी इंपोर्ट पेमेंट लायबिलिटीज़, मतलब अगर कोई चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है, मंगानी है, तो डॉलर कहाँ से आएगा? एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो डॉलर आएगा। तो यहाँ से सरकार एक्सपोर्ट करवाती है ताकि फ़ॉरेन करेंसी प्राप्त हो सके और इंपोर्ट पेमेंट लायबिलिटीज़ को सेट कर सकें। ठीक है, तो ये इसलिए इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दिया गया है। दूसरा जो पोर्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं मुंबई पोर्ट। तो ये भी पश्चिमी तट पर स्थित है मुंबई पोर्ट। ये नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह है। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो बिगेस्ट ट्रैफिक यहाँ आता है। व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं देखने को मिलता है। ट्रेड वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा सामान यहीं उतरता है। नेचुरल पोर्ट है ये। फिर इसके ठीक नीचे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यहाँ से आप देख सकते हैं JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JLN पोर्ट। मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। मुंबई पोर्ट के रश को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसलिए इसको नवा सेवा पोर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ सारी की सारी नई नई सेवाएं जो हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ वो उपलब्ध हैं। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नवा सेवा पोर्ट या नवा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके नीचे जो है गोवा में गोवा है, मार्मू गोवा या मार्मा गोवा। तो ये अगर मार्मू गोवा की बात की जाए तो ये है मार्मू गोवा। तो ये डेक्कन का प्लेट्यू दिखाया गया है। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ डेक्कन प्लेट्यू है। और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बेसाल्टिक लावा चट्टानों से बना है। बेसाल्टिक लावा चट्टानों में Fe+Mg यानी कि आयरन और मैग्नीशियम पाया जा रहा है। तो ये जो आयरन है इसका एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, ख़ासतौर से मार्मू गोवा से। मार्मू गोवा जो पोर्ट है वो गोवा में है। ऑक्यूपाइज 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रैफिक हैंडलिंग। अगर टोटल ट्रैफिक हैंडलिंग की बात की जाए, जितना भी रश आता है यहाँ, तो जितना भी जाम आता है, तो उसके हिसाब से 5वीं पोजीशन ये रखता है मार्मू गोवा। तो पोजीशन आपको याद नहीं करनी है, बस इतना याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये मार्मू गोवा जो है गोवा में है। और एक्सपोर्ट किसका किया जाता है? यहाँ आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आयरन ओर डेक्कन प्लेट्यू जो प्रायद्वीपीय भारत है ये बेसाल्टिक लावा चट्टानों से बना है। और बेसाल्टिक लावा चट्टानों में Fe+Mg यानी कि आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आयरन का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, आयरन ओर का। इसके नीचे मंगलौर है, न्यू मंगलौर, जो कर्नाटक में है। और न्यू मंगलौर कर्नाटक जो है 27% ऑफ आयरन प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटक में होता है। आपने ये सुना होगा, हमने पीछे भी प्रीवियस वीडियोस में देखा है और उसमें पढ़ा था। तो 27% जो टोटल आयरन प्रोडक्शन है वो कर्नाटक करता है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा आयरन का जो उत्पादन करता है। और कर्नाटक में हमने शुरुआत में देखा बाबा बुदन और कुद्रेमुख माइंस हैं, यानी कि बाबा बुदन और कुद्रेमुख की जो माइंस हैं यहाँ से हेमेटाइट अयस्क निकाला जाता है, जिसमें 80% आयरन पाया जाता है। शुरुआत में ही हमने देखा था बाबा बुदन और कुद्रेमुख जो माइंस हैं ये दोनों कर्नाटक में है। और यहाँ से हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट जो है वो आयरन का अयस्क है और हेमेटाइट अयस्क में आयरन 80% पाया जाता है। तो इसका महत्व क्यों है आप समझ गए होंगे। जब कर्नाटक अकेला 27% आयरन का उत्पादन करता है और कर्नाटक में जो फेमस है आयरन के लिए वो बाबा बुदन और कुद्रेमुख की माइंस हैं, हेमेटाइट अयस्क यहाँ पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जब आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये आयरन का ही एक्सपोर्ट करेगा। तो न्यू मंगलौर जो पोर्ट है, न्यू मंगलौर कर्नाटक में, यहाँ से ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर का। तो यहाँ दिखाया भी गया है ऊपर जो मैप है इसमें, यहाँ से न्यू मंगलौर से ये आयरन ओर का ये एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान को। और यहाँ से क्रूड ऑयल मंगाया जाता है। अगला जो है वो कोचीन है। कोचीन कहाँ है? केरल में है, वेम्बनाड नहर से निकलता है, वेम्बनाड नहर के पास है ये
कोचीन जो है वो केरल में है। ऑन विलिंगडन आइलैंड, ये कहाँ पर है कोचीन? तो विलिंगडन आइलैंड में है ये जो पोर्ट है। और आपको पता होगा कोचीन केरल में है, और केरल जो है वो स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए फेमस है। नेचुरल पोर्ट है ये, नेचुरल हार्बर है। हैंडल्स द एक्सपोर्ट ऑफ, ये किस किस का एक्सपोर्ट संभालता है? तो टी का, कॉफ़ी का, स्पाइसेस एंड इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। पेट्रोलियम ऑयल और फर्टिलाइजर्स का यहाँ इम्पोर्ट किया जाता है। तो अभी हमने बात की है ये जो पश्चिमी तट के जितने भी बंदरगाह हैं इनकी, और पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। पहली बात तो ये नेचुरल पोर्ट्स हैं, और इनका जो स्लोप है वो स्टीप है, यानी कि ढलान बहुत ज़्यादा अधिक है। कांडला पोर्ट देखा था, ये ज्वारीय बंदरगाह है, हमने देखा टाइडल पोर्ट है ये, और इसको SEZ का दर्जा दिया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। मुंबई पोर्ट की जो रश है उसको कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ है, इसलिए इसको नवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्मागांव, गोवा में है, और यहाँ से आयरन ओर का ही एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर अगला है न्यू मंगलौर जो कर्नाटक में है, यहाँ से भी आयरन का ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है और ईरान से क्रूड ऑयल मंगाया जाता है। कोचीन लास्ट जो सबसे नीचे केरल में है, विलिंगडन आइलैंड पर है, नेचुरल पोर्ट है ये, और इसमें जो एक्सपोर्ट होता है वो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस इन सब का एक्सपोर्ट होता है, और इंपोर्ट किसका होता है? पेट्रोलियम ऑयल और फर्टिलाइजर्स का यहाँ एक्सपोर्ट होता है। अब हम पश्चिमी तट की बात कर लिया है हमने, अब पूर्वी तट के बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। ये पूर्वी तट के जो बंदरगाह है वो मोस्टली कैसे हैं? मैन मेड है, यानी कि कृत्रिम है, और इस स्लोप इसका ग्रेजुअल है, ढलान जो है वो अधिक नहीं है। तो पहला जो है वो तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है, और यहाँ से कोयले का संचालन किया जाता है, कोयले की देखरेख यहाँ की जाती है, यानी कि यहाँ कोयले की डीलिंग की जाती है, कोल की। तूतीकोरिन तमिलनाडु में आपने पहले भी पढ़ा है। तमिलनाडु में जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला को ही यहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता होगा। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु की बात चल रही है यहाँ। मेनली हैंडल कोल, और कोल भी लिग्नाइट, यहाँ से अभी जो बात कर रहे थे हम कि तमिलनाडु में आपको पता है कि लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला पाया जाता है, तो ये यहाँ से मेनली हैंडलिंग ऑफ कोल की जाती है तूतीकोरिन तमिलनाडु से। सॉल्ट एडिबल ऑयल, यानी कि नमक, खाने योग्य जो ऑयल होता है। ड्राई कार्गो, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब का यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। और अगर हम बात करें छोटा नागपुर पठार की, छोटा नागपुर पठार में वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये राज्य आते हैं। तो ये जो है मुख्यतः गोंडवाना और धारवाड़ चट्टानों से बना है। तो धारवाड़ जो गोंडवाना और धारवाड़ से नहीं, गोंडवाना चट्टानों से बना है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो शुरुआत से हम देख लेते हैं इसको। कोयला जो है वो 3 तरह का यहाँ बताया गया है। एंथ्रेसाइट तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, तो एंथ्रेसाइट की यहाँ बात नहीं की गई है। यहाँ बात की गई है बिटुमिनस कोयला की। बिटुमिनस कोयला में 80% कार्बन पाया जाता है, ये अच्छा किस्म का कोयला है। लिग्नाइट में 40 से 60% कार्बन पाया जाता है। फिर पीट है, ये बेकार होता है, 35% से कम इसमें कार्बन पाया जा रहा है। तो बिटुमिनस जो टाइप का जो कोयला है वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है, और गोंडवाना चट्टानों का विस्तार खासतौर से इन 3 राज्यों में है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये कहाँ है? ये छोटा नागपुर पठार की तरफ पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, जहाँ गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है। और गोंडवाना GF हमने बताया था, G से गोंडवाना और F से फॉसिल फ्यूल में कोयला भी किस तरह का है यहाँ? बिटुमिनस कोयला। नीचे अगर बात की जाए लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो तमिलनाडु में पाया जा रहा है। कर्नाटक में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, और धारवाड़ चट्टान से हमने बताया था DI आपको याद रखना है, D से धारवाड़ चट्टान, और धारवाड़ चट्टान में I से आयरन पाया जाता है। इसके ऊपर चलें तो चेन्नई पोर्ट आता है, चेन्नई बंदरगाह, लार्जेस्ट पोर्ट ऑन ईस्टर्न साइड। अगर पूर्वी तट की बात की जाए तो यहाँ लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो चेन्नई पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, अगर पूरा व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पोर्ट कहा जा सकता है। इसके बाद बात की जाए आंध्र प्रदेश में, तो विशाखापट्टनम है,
विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है और यहाँ से क्रूड ऑयल का संचालन किया जाता है। आज़ादी के बाद भारत में स्थापित किया गया ये पहला बंदरगाह है, जो आज़ादी के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। इंदिरा गांधी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था, किसका? विशाखापट्टनम का। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, हैंडलिंग क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ये पोर्ट हैंडलिंग करता है। ये जो पोर्ट है विशाखापट्टनम, ये क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग करता है और ये इंडिया का डीपेस्ट, सबसे गहरा लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जो पारादीप उड़ीसा में है, तो यहाँ से छोटा नागपुर पठार है। ये छोटा नागपुर पठार में कोयला और आयरन दोनों पाया जाता है। भारत की कुल खनिज का 60% जो है वो छोटा नागपुर पठार में मिलता है। पहले भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। छोटा नागपुर पठार में धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों से बना है ये, यानी कि धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों का विस्तार यहाँ पाया जाता है। तो जिससे कि यहाँ छोटा नागपुर पठार में कोयला और आयरन, यानी कि आयरन और कोयला दोनों पाया जाता है, लोहा और कोयला। तो पारादीप जो है उड़ीसा, ये छोटा नागपुर पठार के समीप है, तो इसलिए यहाँ से जापान को जो है, यहाँ दिखाया भी गया है, जापान को लोहे का निर्यात करता है और जापान से ये मशीनरी का फिर आयात करता है। तो पारादीप की बात की जाए, पारादीप उड़ीसा में है। छोटा नागपुर पठार से जो लोहा और कोयला निकलता है तो उसका जापान को ये एक्सपोर्ट करता है, पारादीप उड़ीसा, और मशीनरी का ये इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल के मामले में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा जो डीलिंग है या हैंडलिंग है वो विशाखापट्टनम द्वारा की जाती है। अब कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी आपने देखा ही है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी थी। हुगली रिवराइन आइलैंड है, यानी कि नदीय बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह। ये क्वेश्चन पूछा गया, नदीय बंदरगाह है ये कोलकाता। रिवराइन पोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर, हुगली नगर के मुहाने पर स्थित है, बैंक पर। हैंडल्ड डाइवर्सिफाइड कमोडिटीज़, मतलब बहुत विविध तरह की किस्मों का ये वस्तुओं का हैंडलिंग की जाती है यहाँ से, जैसे कि कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं, ये भारत है, भारत के साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ भारत के इधर की तरफ जो साउथ ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ से जो भी वस्तुएं कमोडिटीज़ आती हैं उनकी हैंडलिंग इस पोर्ट द्वारा की जाती है, कोलकाता पोर्ट की। अब कलकत्ता बंदरगाह जो है, इसी की भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ये भी हुगली नदी पर ही स्थित है। और साइट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, जो हल्दिया है, ऑयल रिफाइनरीज जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हल्दिया का नाम देखा था, तो हल्दिया ऑयल में ऑयल रिफाइनरीज भी स्थित है। अब एक नज़र में हम पूर्वी तट के जो भी बंदरगाह हैं वो देख लेते हैं। तूतुकुड़िन तमिलनाडु में था, यहाँ से मेनली कोयले का हैंडलिंग की जा रही थी। दूसरा आता है चेन्नई पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है। लार्जेस्ट पोर्ट था ये ईस्टर्न साइड पर और आर्टिफिशियल है, कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से क्रूड ऑयल का हैंडलिंग की जाती है। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, क्रूड ऑयल की यहाँ से हैंडलिंग की जाती है और आज़ादी के बाद भारत में विकसित पहला पोर्ट है। इसका जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी ने स्वयं किया था। फिर अगला जो है पारादीप उड़ीसा। पारादीप जो उड़ीसा है वो हमने देखा था छोटा नागपुर पठार के पास स्थित होने के कारण यहाँ से लोहा और कोयला का जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है और जापान से मशीनरीज को मंगाया जाता है। अगला है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हुगली नदी पर स्थित है। रिवराइन पोर्ट है, यानी कि नदीय बंदरगाह है ये। साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ से जो भी कमोडिटीज़ आती हैं तो उनको आयात निर्यात ये बंदरगाह संचालन किया, इस कोलकाता बंदरगाह द्वारा संचालन किया जाता है। फिर हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह जो है, कलकत्ता, इसकी भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट जो है सेंट्रल पोर्ट अथॉरिटी एक्ट, यानी कि CPA एक्ट 2016 में आया था। CPA यानी कि सेंट्रल पोर्ट अथॉरिटी एक्ट। तो CPA एक्ट 2016 में आया था। तो भारत सरकार ने उस समय मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम चलता था 1963 में, जो लाया गया था। 1963 का पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के तहत पोर्ट जो थे बंदरगाह, उनका संचालन किया जाता था। लेकिन इसके बाद 2016 में भारत सरकार ने CPA एक्ट लाया,
जिसे सेंट्रल पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता है। तो पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 को बदलने के लिए दिसंबर 2016 में नया CPA अधिनियम पेश किया भारत सरकार ने। तो इसमें प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने हेतु और उसकी कार्यप्रणाली में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से एक बिल तैयार किया गया था, जिसमें यह अधिनियम लाया गया। जिसके बाद तो इस अधिनियम में क्या हुआ था, मौजूदा जो कार्यप्रणाली है, शासन संबंधी चिंताएं हैं, पोर्ट से संबंधित जो भी, तो इसका एक बड़ा हिस्सा ये संबोधित करता था ये अधिनियम, और इसमें ऐसे प्रावधान शामिल थे जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विकास करने में सक्षम करेंगे। नेक्स्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट। तो ये क्या थी, तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने सागरमाला परियोजना की घोषणा की थी, और जिसकी लागत कुल 1 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश करना लक्षित किया गया था। तो 2003 में आई थी सागरमाला प्रोजेक्ट, लेकिन NDA सरकार को सत्ता से बेदखल जब कर दिया गया तो UPA 1 गवर्नमेंट 2005 में आती है। तो इसने UPA गवर्नमेंट ने 2005 में जब आई थी तो इसने इसी परियोजना, सागरमाला परियोजना है, तो इसका परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम रखा। राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम 2005। तो इसमें वही चीज़ कि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, और ताकि बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया जा सके और तटीय क्षेत्रों का विकास किया जा सके, तो ये सभी शामिल था इसमें। इसके बाद प्रोजेक्ट उन्नति भी आपको याद रखना है। जो प्रोजेक्ट उन्नति है यह भारत सरकार द्वारा प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में सुधार के अवसर क्षेत्रों में पहचान करने के लिए शुरू किया गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनलैंड वाटरवेज, यानी कि अंतर्देशीय नदी मार्ग, वाटरवेज जल मार्ग सॉरी। तो दुनिया का सबसे व्यस्त रास्ता जो है वो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। स्वेज कैनाल, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये स्वेज नहर है। स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी को ये रेड सी से जोड़ता है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि लिस्ट ऑफ मेजर वाटरवेज, तो मुख्य जो वाटरवेज हैं यानी कि जलमार्ग हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। तो वाटरवे, यहाँ रिवर है, यहाँ स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है। तो NH1, NH की जगह NW1 कर लेना आप। ये NW2 है, फिर NW3 है, तो ये सब NW कर लेना। NW मतलब नेशनल वाटरवेज। तो NW से होता है, N से नेशनल और W से वाटरवेज। हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कौन सी रिवर पर है, ये गंगा रिवर पर है। NW1 जो है वो गंगा रिवर पर है, और स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद UP में है और हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। तो इंडिया के मैप में हम देख सकते हैं NH1 कहाँ है, NW1 सॉरी। तो ये इलाहाबाद से, ये UP का इलाहाबाद से शुरू होता है और ये इस तरह होता हुआ हल्दिया तक जाता है। तो ये NW1 है, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, गंगा रिवर पर स्थित है। फिर वाटरवे नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और ये सादिया से धुबरी तक जाता है। तो सादिया कहाँ है, ये असम में है, और धुबरी भी असम में है। तो असम में ही 2 जगह हैं, सादिया और धुबरी, तो इन दोनों को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ मैप में दिखाया भी गया है कि ये धुबरी है, ये सादिया है, तो धुबरी को ये सादिया से जोड़ रहा है, तो धुबरी को सादिया से जोड़ रहा है ये नेशनल वाटरवे 2। तो नेशनल वाटरवे जो 2 है वो दिखाया गया है, ये धुबरी को सादिया से जोड़ रहा है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये कहाँ कहाँ है, 891 किलोमीटर। तो याद नहीं रखना है बस आपको, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन राज्यों से होता हुआ ये जाता है। तीसरा वाटरवे जो है वो केरला में स्थित है, केरला बैक वाटर्स में स्थित है। तो केरला बैक वाटर्स में ये कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है, 205 किलोमीटर लंबा है। तो कोट्टापुरम को कोल्लम से, यहाँ देख सकते हैं NH या NW3 जो है वो वेस्ट कोस्टल कैनाल 205 किलोमीटर केरला में स्थित है। केरला बैक वाटर्स में ये कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। फिर NW जो 4 है, नेशनल वाटरवे नंबर 4, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर पर स्थित है, गोदावरी और कृष्णा नदी पर, और गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसका स्ट्रेच जो है वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से पुदुचेरी तक है, पुदुचेरी तमिलनाडु की तरफ पड़ता है। तो
काकीनाडा से पुदुचेरी तक स्ट्रेच पड़ता है। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी के भद्राचलम, राजामुंद्री ये सब आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो भद्राचलम, राजामुंद्री से शुरू गोदावरी की से ये शुरू होता है और वजीराबाद और विजयवाड़ा ये कृष्णा रिवर की तरफ पड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका स्ट्रेच पाया जाता है। यहाँ से ये दिखाया भी गया है NW जो 4 है, नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है वो गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है और ये पुडुचेरी को काकीनाडा आंध्र प्रदेश से जोड़ा है। ये काकीनाडा ऊपर आंध्र प्रदेश में है और ये नीचे पुदुचेरी है। और स्टेट ये कहाँ से कहाँ तक जाता है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और UT जो है वो पुदुचेरी यहाँ से होता हुआ ये जाता है। नेक्स्ट जो है नेशनल वाटरवे नंबर 5 ये ब्राह्मणी और महानदी पर स्थित है। तो ब्राह्मणी और महानदी पर नेशनल वाटरवे 5 स्थित है और ये तलचर या धर्मा से लेकर ये गोइनखली एक जगह है यहाँ तक जाता है, गोइनखली तक। तो ये देख लेते हैं। और ये दोनों जो जगह हैं वो उड़ीसा की तरफ पड़ती हैं। यहाँ ये दिखाया भी गया है NW5 जो है नेशनल वाटरवे 5 ये ब्राह्मणी और महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 588 किलोमीटर दिखाई गई है। स्टेट्स जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की तरफ है। ये ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक है तो गोइनखली से थलचर तक जाता है। थलचर उड़ीसा, तलचर आपने सुना होगा उड़ीसा में स्थित है। तो तलचर से लेकर ये गोइनखली तक जा रहा है नेशनल वाटरवे नंबर 5। फिर जो नेशनल वाटरवे 6 है वो बराक नदी पर स्थित है और ये कहाँ से कहाँ तक है लखीपुर से भांगा तक स्थित है। 121 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं ये NW6 है, ये बराक नदी पर स्थित है और लखीपुर से भांगा तक ये जाता है। अगर सभी वाटरवेज को हम एक साथ देखते हैं तो हम देखते हैं NW1 जो है वो ये है इलाहाबाद से ये हल्दिया तक जाता है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया और ये कहाँ पर स्थित है, ये गंगा नदी पर स्थित है जो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इन राज्यों में स्थित है। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 2 देखा जाए तो ये असम के धुबरी से सादिया को जोड़ता है। धुबरी को सादिया से जोड़ता है और ये कहाँ पर स्थित है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 को देखा जाए तो ये कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। केरल बैकवाटर्स में ये स्थित है, कोट्टापुरम को कोल्लम से। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 4 देखा जाए तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है और ये पुदुचेरी को ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश से जोड़ रहा है। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 5 देखा जाए तो ये ब्राह्मणी और महानदी नदी पर स्थित है और ये तलचर से लेकर ये गोइनखली तक स्थित है। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 6 देखा जाए तो ये बराक नदी पर स्थित है ये और ये लखीपुर को भांगा से जोड़ता है। अब देखते हैं कि जो भी ये हमने अंतर्देशीय जलमार्ग देखे या वाटरवेज देखे तो इनका संचालन कौन करता है। तो एक वैधानिक निकाय बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जो निकाय 1986 में बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। तो ये भारत सरकार द्वारा शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने के लिए बनाया गया था 1986 में। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है और इसका जो काम है वो शिपिंग मंत्रालय से जो भी अनुदान आता है उसके माध्यम से परियोजनाओं को पूरा करना होता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड, भारत का अगर सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड की बात की जाए तो वो कोचीन या कोची है जो कि केरल में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह की बात की जाए तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। सेतु समुद्रम परियोजना किस किस को जोड़ती है तो जो सेतु समुद्रम परियोजना है वो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है और इसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। लार्जेस्ट पोर्ट बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। अलेप्पी जो पत्तन है या बंदरगाह वो केरल में स्थित है, अलेप्पी केरल। अलेप्पी पप्पी किस किलो केरल की। एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है, एन्नौर तमिलनाडु, अलेप्पी केरल। डायमंड हार्बर जिसे कोलकाता बंदरगाह कहते हैं, डायमंड हार्बर ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। मुंद्रा गुजरात में स्थित है, मुंद्रा।
राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी जिसे कहते हैं वो पटना में स्थित है, पटना बिहार में है। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी कि भारत के राष्ट्र का जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं तो उनके नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में, नीनी जिसे कहते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश। सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला पहला बंदरगाह कौन सा है? तो सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला पहला बंदरगाह कोचीन है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में स्थित है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो कोच्चि बंदरगाह संबंधित है मालाबार तट से, तो आपने तट कल देखे ही थे। अगर ये भारत का तटीय इलाका है तो यहाँ ये था कोंकण तट, कोंकण के नीचे ये मालाबार तट, फिर ये कोंकण आ जाता है, फिर नीचे कोरोमंडल तट और ऊपर था उत्तरी सरकारी। तो ये जो मालाबार था, मालाबार तट, तो यहीं पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है, यहाँ दिखाया भी गया है कोच्चि। अब कथन दिखाए गए हैं, कौन सा कथन सही है? तो ये कथन कुछ देख लेना कि नौ परिवहन यानी कि नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण यानी कि फ़िशिंग। तो नेविगेशन और फिशिंग में ज्वार भाटा या टाइड्स जो होते हैं वो अत्यंत सहायक होते हैं, सही बात है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह यानी कि हार्बर में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन या सिल्टेशन को रोकता है। तो यहाँ बात की गई है टाइड्स की। जो ज्वार भाटा है वो नेविगेशन, नौ परिवहन और फिशिंग दोनों में ही सहायक होता है, और जो टाइड्स होता है ज्वार भाटे वो बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने और निकलने योग्य भी बनाता है, और ज्वार भाटा जो है बंदरगाहों में साधन सिल्टेशन को भी रोकता है। और कांडला तथा डायमंड हार्बर जो बंदरगाह है, डायमंड हार्बर जो कोलकाता बंदरगाह भी जैसे कह देते हैं, वेस्ट बंगाल में है, और कांडला जो है ये दोनों ज्वारीय बंदरगाह हैं, टाइडल पोर्ट्स हैं, ये हमने सब देख लिया है। फिर बात की जाए भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड कहाँ है? तो वो कोच्चि या कोचीन में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड कौन सा है? कोच्चि या कोचीन। दो प्रमुख भारत के ज्वारीय बंदरगाह यानी कि ज्वारीय टाइडल पोर्ट्स कौन से? कोलकाता और कांडला। कोलकाता जो है वही इसी को हम डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला जो है वो टाइडल पोर्ट है और ये कच्छ की खाड़ी में के पूर्वी तट पर स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, देखा था हमने। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था, तो वे दो बंदरगाह कौन से हैं? तो कोलकाता और विशाखापट्टनम। तो कोलकाता ऊपर है और विशाखापट्टनम नीचे है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है और विशाखापट्टनम है, इनकी भीड़ को कम करने के लिए हमने विकसित किया था पारादीप, उड़ीसा। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। मार्मुगांव पत्तन या बंदरगाह गोवा में स्थित है। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वहन किया कांडला पत्तन है। कांडला पत्तन जो है उसने सर्वाधिक आयात नौभार और निर्यात नौभार का वहन किया। भारत में कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो कृत्रिम जो है वो पूर्वी तट के हैं, पूर्वी तट के तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में, चेन्नई है, ये सब कृत्रिम बंदरगाह हैं। अब ABCD से यहाँ दिखाया गया चिन्हित बंदरगाहों के नाम बताने हैं। तो ये केरल की तरफ ये माहे है, ये चारों पौंडीचेरी जो UT है तो उसके भाग बताए गए हैं। माहे है केरल में स्थित है। फिर B यहाँ से ये बताया गया है, ये जो है कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल के ऊपर ये C जो है वो पुडुचेरी है, और पुडुचेरी के ऊपर ये D जो है वो यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पुडुचेरी के चार भाग, माहे जो है ये है केरल में स्थित है, माहे। उसके बाद ये जो है कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल के ऊपर ये जो C है ये पुडुचेरी है, और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश में ये D यनम है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा। आंध्र प्रदेश जो है ये बंदरगाह नगर है, काकीनाडा। फिर नदीय बंदरगाह हमने दिखा था, रिवराइन जो हार्बर है या रिवराइन पोर्ट, नदीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये कोलकाता जो है वो नदीय बंदरगाह है। पतन यानी कि बंदरगाह जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है वो कौन सा है? कांडला। कांडला जो है वहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, टाइडल पोर्ट है ये।
वह स्थान जहाँ पर तीर अर्धचंद्राकार समुद्र मिलते हैं तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो भारत का सबसे नीचा दक्षिणी छोर है ये कन्याकुमारी। यहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, हम कह सकते हैं। 3 समुद्र कौन कौन से हैं? ये बंगाल की खाड़ी है, फिर यहाँ अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। तो ये 3 समुद्र जहाँ अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में मिलते हैं तो वो कन्याकुमारी है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। तो जो सेतु समुद्रम परियोजना है उसकी लंबाई हमने देख ली। सेतु समुद्रम परियोजना नौ परिवहन नहर की जो लंबाई है 167 किलोमीटर है, याद रखना है। और सेतु समुद्रम परियोजना किस किस को जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। फिर लोकेशंस बतानी है। कांडला कहाँ है? कांडला गुजरात में है, टाइडल पोर्ट है। नावा शेवा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो मुंबई पोर्ट की रश को कम करने के लिए बनाया गया है। पारादीप उड़ीसा में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अगला जो आलेप्पी है वो केरल में है। एन्नौर तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। फिर है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा होगा? तो आंध्र प्रदेश, क्योंकि कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के पास स्थित है। कृष्णापट्टनम कहाँ स्थित है? कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? लार्जेस्ट पोर्ट मुंबई है। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो देखा था NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक NW1 के रूप में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। गंगा नदी का भाग जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, तो सबसे लंबा हमने देखा था इलाहाबाद से हल्दिया जो NW1 है वो सबसे लंबा था, 1600 कुछ उसकी लंबाई थी। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जो जलमार्ग है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है, तो कोट्टापुरम कोल्लम को NW3 जोड़ता था, नेशनल वाटरवे नंबर 3, जो केरल तटीय नहर जलमार्ग है, केरल में स्थित है ये। फिर नीनी की बात की थी, जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी पटना में स्थित है। तो नीनी जो है वो पटना में स्थित है। नीनी का मतलब है नेशनल, अंतर्देशीय मतलब इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूशन। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां बंदरगाह यानी कि पत्तन विकसित हो रहा है, तो चेन्नई के निकट एन्नौर में। तो चेन्नई के निकट जो तमिलनाडु में है एन्नौर, तो एन्नौर जो बंदरगाह है वो 12वां प्रमुख पत्तन है जो कोयले को संचालित करेगा। फिर ये कुछ नगर दिए गए हैं गुजरात के, तो गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो जामनगर जो है वो बंदरगाह कस्बा नहीं है, वह जामनगर। फिर खुले बंदरगाह, भारत का खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है वो खुला सागरीय बंदरगाह है। वाहेपत्तन, भारत का वाहेपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, तो वाहेपत्तन का विशिष्ट उदाहरण कहा जाए तो वो हल्दिया है। फिर गार्डन रीच जो शिपयार्ड है वो कोलकाता में स्थित है। गार्डन रीच पश्चिम बंगाल, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में स्थित है। मझगांव डॉक्स, मझगांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और कोचीन केरल में स्थित है। नेक्स्ट, सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो कोचीन जो है वो सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम बंदरगाह है। राजासासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में स्थित है। फिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा नहीं है? तो कराईकल जो है, कराईकल बंदरगाह जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। और कराईकल हमने देखा था ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु की तरफ स्थित है ये कराईकल, पौंडीचेरी का ही भाग था ये। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात के भावनगर में स्थित है। तो ये अलंग है, ये पलंग नहीं तोड़ता है, ये जहाज़ तोड़ता है। तो अलंग गुजरात के भावनगर में स्थित है, जहाज़ तोड़ने का यार्ड है भारत का सबसे बड़ा। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया है वो है नावा शेवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वह राज्य जिसमें लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया, तो वो राजस्थान है। फिर नेक्स्ट,
मार्मोगोवा कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। मंगलौर कर्नाटक में और मुंद्रा गुजरात में। तो ये सब आज का सेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे पर्यटन और विविध, यानी कि अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। जिस भी आप अपने भाई या दोस्त को चाहते हैं कि उसको अच्छा कंटेंट मिले, उसको भी फ़ायदा हो, तो ऐसे दोस्त या ऐसे भाई को ज़रूर शेयर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।